नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र तथा एमपीपीएससी प्री 2024 हेतु प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके सभी प्रकार के मध्य प्रदेश संबंधी परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। तो चलिए श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत विदिशा के शासकों को पराजित किया था, उसका नाम था। तो नाम बताना है। ए विंध्यशक्ति, बी अग्निमित्र, सी श्रीधर वर्मन और डी प्रवरसेन प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है श्रीधर वर्मन। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत विदिशा के उस समय पे तात्कालिक शासक थे, यानी कि सामंत के रूप में शासन करते थे श्रीधर वर्मन, उन्हें पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का शासक बनाया था? ऑप्शन ए विदिशा, बी उज्जैनी, सी सतना और डी महेशमती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदिशा। शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाया था और इस सभी का वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थित बाघ की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी गुप्त काल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, की गुफाओं का निर्माण 3वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त काल में हुआ था और बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। तो बताना है देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जबलपुर, डी इंदौर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भारतीय नौसेना के सहयोग से भोपाल के बड़े तालाब पर देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। यहाँ नौका विहार हेतु अत्यधिक आकर्षक एवं मनोहारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना की गई, तो आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1968, बी 1966, सी 1972, डी 1958। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1968। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में की गई। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों का वितरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र राम मंदिर जहां भगवान श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए कालाराम मंदिर नासिक, बी रामास्वामी मंदिर, सी राजा राम मंदिर ओरछा और डी है सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मंदिर, जो कि ओरछा नगर में है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है और वह भी एक महल में। हर दिन गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित किया जाता है। श्री राम यहाँ पे पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ के ऊपर है तथा अपने दाहिने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रखे हुए हैं। तो एक विशेष प्रकार की मूर्ति भी यहाँ पे है, इसलिए याद रखेंगे राजा राम मंदिर ओरछा नगर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, बी सागर, सी पन्ना, डी सतना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पन्ना। पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची और विदिशा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, बी सिप्रा, सी पूर्णा, डी कुंवारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी। सांची और विदिशा नगर बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है 110 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर, डी 150 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी में कादम्बरी तथा मेघदूत का वर्णन मिलता है? किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेतवा, बी स्वर्ण नदी, सी चंबल नदी और डी पार्वती नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रावती था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूत में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी के रूप में सिकुड़ जाती है। यह है ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी रतलाम में, ऑप्शन सी महेश्वर में और ऑप्शन डी विदिशा में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर में। जबलपुर के निकट नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी के रूप में सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है? ऑप्शन ए सोन नदी, बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी, डी सिप्रा नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी। सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम में सोन, स्वर्ण या सोनभद्र नदी का नाम भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय की व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में, डी 2004 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय की व्यवस्था 2004 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार का पंचायती राज में नया प्रयोग कलेक्टर के पद को क्या करता है? ऑप्शन ए कमजोर बनाता है, बी शक्तिशाली बनाता है, ऑप्शन सी निष्प्रयोज बनाता है, ऑप्शन डी नई भूमिका देता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली बनाता है। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायती राज में नया प्रयोग कलेक्टर पद को शक्तिशाली बनाता है और इसकी भूमिका और इसके कार्यों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य, बी चुनाव, सी रेलवे, डी नागरिक आपूर्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के क्षेत्र में रेलवे नहीं आता है, जन स्वास्थ्य, चुनाव और नागरिक आपूर्ति आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अवश्य करनी नहीं है? तो नगरीय सरकार के लिए अवश्य करनी नहीं है बताना है, यानी आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए जल आपूर्ति, बी सफाई, सी सरकारी आवास और डी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आवास। मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का जो दायित्व है वो है जल आपूर्ति करना, सफाई करवाना और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना, लेकिन सरकारी आवास इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 2.5 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 यानी 2.5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने कब सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की? तो आपको बताना है ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 5 मार्च, सी 12 जनवरी और डी 25 दिसंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए इसके शिल्पकार भगवान रामपुरे तथा पेंटिंग के चित्रकार वासुदेव कामत है, बी इसकी स्थापना के साथ ही एकात्म धाम की आधारशिला भी रखी गई है, सी एकात्मकता की प्रतीक इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है और डी यह मूर्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक वर्षों के प्रतीक है। तो चारों में से गलत आंसर खोजना है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें गलत है। पहले सही देख लेते हैं। सही विकल्प है इसके शिल्पकार भगवान रामपुरे हैं तथा पेंटिंग के चित्रकार वासुदेव कामत है, बिल्कुल सही है। और एकात्मकता की प्रतीक इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, ये भी सही है। और यह मूर्ति उनकी यानी कि श्री आदिगुरु शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। इसमें जो गलत है, इसकी स्थापना के साथ में एकात्म धाम की आधारशिला रखी गई है, तो ये गलत है। यहाँ पर अद्वैत धाम की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत किस संस्था के साथ की है? ऑप्शन ए सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी सेवा भारती, सी मैजिक बस इंडिया, डी स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैजिक बस इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार और मैजिक बस इंडिया सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है सक्षम, इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है मास्टर प्रशिक्षकों और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाना। और जो मैजिक बस इंडिया के संस्थापक हैं
ये मैथ्यू स्पेसी हैं, इन्होंने 1999 में इस संस्था को संस्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराने वाले मध्य प्रदेश के पर्वतारोही दंपति में से एक है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए वरुण वडेरिया, बी मेघा परमार, सी अंजना यादव, सी और डी है सोनाली परमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनाली परमार। सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया वे पहले दंपति हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने एक साथ 16 अगस्त 2023 को माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया था। इसके अलावा वरुण वडेरिया की बात करें, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे हैं ये, और 1 सितंबर 2023 को इन्होंने भी माउंट एल्ब्रूज पर अपना इंडिया का तिरंगा फहराया था। और रायसेन की पर्वतारोही जो अंजना यादव हैं, इन्होंने 15 अगस्त 2023 को माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया था। तो इस प्रकार सभी ने अलग अलग समय पे तिरंगा फहराया। मेघा परमार ने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में तिरंगा फहराया था और ये 2019 में फहराया था। अगला प्रश्न, क्षमा चाहेंगे, 2021 में फहराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 2021-22 के लिए किसे पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जितेंद्र पाटीदार, बी बाबूलाल दाहिया, सी लहरी बाई और डी रोशनलाल विश्वकर्मा। तो आपको बताना है किसे पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है 21-22 के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लहरी बाई। लहरी बाई को 2021-22 के लिए पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें नई दिल्ली में सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया था। और कृषक लहरी बाई ने श्री अन्य प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किया था, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त श्री बाबूलाल दाहिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 200 प्रकार के धानों का देसी बीज बैंक से, ऑप्शन नंबर बी इनोवेटिव गन्ना बड चिपर से, सी सब्जी की खेती से लेकर अंगूर प्रसंस्करण से, और डी श्री अन्य प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 प्रकार के धानों का देसी बीज बैंक से। श्री बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इन्होंने 200 प्रकार के धानों का देसी बीज बैंक बनाया है। साथ ही इन्होंने अपने गांव में एक अलग प्रकार का संग्रहालय बनाया है जिसमें किसानों से संबंधित दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली समस्त प्रकार की चीज़ों का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से नवाजा है? यानी 2021 का अवार्ड था, इससे नवाजा गया है। ऑप्शन ए मंडला पन्ना, ऑप्शन बी खोखरा सीधी, सी है पातालकोट छिंदवाड़ा, डी है लाड़पुरा ओरछा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाड़पुरा ओरछा। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO ने लाड़पुरा जो कि ओरछा का एक गांव है को बेस्ट टूरिज्म विलेज के 2021 के अवार्ड से नवाजा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? नाम बताइए। ऑप्शन ए मेन्यू, बी फोल्डर, सी क्लिपबोर्ड, डी डायरेक्टरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है मेन्यू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था। ऑप्शन ए एडा अगस्टा, बी कैथरीन जॉनसन, सी सिस्टर मैरी केलर, डी हेडी लेमर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडा अगस्टा। एडा अगस्टा को विश्व में सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया गया था। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए भारत, बी कोरिया, सी जापान और डी चीन। तो इसका उत्तर आप जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन है। चीन में सर्वप्रथम गणना संयंत्र यानी कि एबाकस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहां पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मद्रास स्टेशन, सी कोलकाता स्टेशन और डी मुंबई स्टेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सर्वप्रथम रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शन ए ARPANET,
बी वेबनेट, सी इंटरनेट और डी टेलनेट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी को 4 मूल कालखंडों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो उस कालखंड में कौन सा शामिल नहीं बताना है। ऑप्शन ए यांत्रिक युग यानी मैकेनिकल एरा, विद्युत यांत्रिक युग, सी है इलेक्ट्रॉनिक युग और डी है परमाणु युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु युग, यानी एटॉमिक एरा इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा यांत्रिक युग, विद्युत यांत्रिक युग, इलेक्ट्रॉनिक युग, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न कालखंडों में अपने समय की सूचना से संबंधित समस्याओं से संबंधित जितने भी इनपुट प्रसंस्करण इन सबको हल करने की जिम्मेदारी संभाली जाती है और इसे ऐतिहासिक रूप से 4 मूल कालखंडों में बांटा जाता है, जिसे यांत्रिक युग के पूर्व का युग, यांत्रिक युग, विद्युत यांत्रिक युग और इलेक्ट्रॉनिक युग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए हमारे साथ में लगातार बने रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।